कहीं बहू ने ससुराल की बातें अपने मायके में जग जाहिर कर दी तो रसोई के दरवाजे की ओट में खड़ी रजनी देवी की सांसें जैसे गले में ही अटक गई थी। उनकी बहू कृति फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। आवाज़ धीमी थी, लेकिन रजनी देवी के कान चौकन्ने थे। हाँ माँ, यह हालात वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। बहुत दिक्कत है इनके पास तो। कृति ने जैसे ही आहट सुनी, उसने बात अधूरी छोड़ी और फोन काट दिया। रजनी देवी जल्दी से वहां से हट गई और अपने कमरे में जाकर धम्म से पलंग पर बैठ गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। कहीं बहू ने ससुराल की बातें अपने मायके में जग जाहिर कर दी तो। ये सवाल रजनी देवी को पिछले 6 महीने से, जब से आकृति ब्याह कर आई थी, अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रजनी देवी का परिवार शेखावत निवास शहर के सबसे पुराने और रईस परिवारों में गिना जाता था। हवेली नुमा घर, पुराना रसूख और खानदानी शान शौकत। बाहर से देखने वालों को यही लगता था कि इस घर में पैसों की बारिश होती है। लेकिन सच तो ये था कि ये हवेली अब एक दीमक लगी लकड़ी के ढांचे जैसी हो गई थी। बाहर से मजबूत, अंदर से खोखली। रजनी देवी के पति के गुजर जाने के बाद उनका बेटा विहान बिजनेस संभाल नहीं पाया था। गलत फैसलों और पुराने कर्ज ने उनकी कमर तोड़ दी थी। स्थिति ये थी कि घर के रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भी उन्हें पुराने जेवर गिरवी रखने पड़ रहे थे। लेकिन ये बात शेखावत खानदान की इज्जत का सवाल थी। दुनिया की नज़रों में वो आज भी राजा थे। कृति एक मध्यम वर्गीय लेकिन संपन्न व्यापारी परिवार की बेटी थी। शादी के वक्त रजनी देवी ने बहुत होशियारी से अपने आर्थिक तंगी को छिपा लिया था। बिहार की महंगी गाड़ी जो बैंक लोन पर थी और हवेली की चकाचौंध ने कृति के परिवार को भ्रम में रखा था। लेकिन शादी के बाद घर की हकीकत बहू से कितने दिन छिपती। कृति समझदार थी। उसने देखा था कि कैसे डाइनिंग टेबल पर चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था, लेकिन खाने में अक्सर सिर्फ दाल और एक सब्जी होती थी। उसने देखा था कि बिहान अक्सर रात को देर रात तक जागकर हिसाब किताब में उलझा रहता है और चिड़चिड़ा रहता है। उसने देखा था कि रजनी देवी बहाने बनाकर नई साड़ी या चीज़ें लेने से मना कर देती हैं। रजनी देवी को सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था। अगर कृति ने अपने अमीर पिता को बता दिया कि उसकी ससुराल वाले असल में कंगाल हैं, तो क्या होगा? कृति के पिता क्या सोचेंगे? समाज में उनकी नाक कट जाएगी। वो सोचेंगे कि हमने उनकी बेटी को धोखे से ब्याहा है। और अगर कृति ने ये सब बताकर उनसे मदद मांग ली, तो ये तो डूब मरने वाली बात होगी। शेखावत खानदान अपनी बहू के मायके से भीख लेगा। ये अपमान रजनी देवी जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज कृति की वो अधूरी बात सुनकर रजनी देवी का शक यकीन में बदल गया। इनके पास तो, आगे उसने ज़रूर यही कहा होगा कि इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। रात को खाने पर सन्नाटा पसरा हुआ था। विहान चुपचाप खाना खा रहा था। कृति ने रजनी देवी की तरफ देखा। माँ जी, पापा का फ़ोन आया था, कृति ने सहज भाव से कहा। रजनी देवी का निवाला हाथ में ही रुक गया। विहान ने भी सिर उठाकर अपनी पत्नी को देखा। वो कल आ रहे हैं आपसे और विहान से मिलने, कृति ने बताया। रजनी देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। कल? इतनी जल्दी? ज़रूर कृति ने सब बता दिया है। अब उसके पिता आएंगे और उल्हाना देंगे। शायद अपनी बेटी को वापस ले जाने की बात करेंगे, या फिर कोई चेक फेंक कर मारेंगे और कहेंगे कि ये लो, अपना कर्ज चुकाओ और मेरी बेटी को खुश रखो। कल क्यों? सब खैरियत तो है? रजनी देवी ने मुश्किल से गले से आवाज़ निकाली। हाँ माँ जी, बस शहर आ रहे थे किसी काम से, तो सोचा मिलते जाए, कृति ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात रजनी देवी सो नहीं पाई। उन्हें अपनी पूरी इज्जत रेत की तरह फिसलती हुई महसूस हो रही थी। उन्होंने विहान से बात की। विहान, मुझे लगता है कि कृति ने सब कुछ बता दिया है। कल उसके पिता ज़रूर आएंगे और कोई तमाशा करेंगे। हमारी पोल खुल जाएगी। विहान ने हताशा में शहर आया। माँ, अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मैं थक गया हूँ ये मुखौटा पहनकर। कब तक हम रईस होने का नाटक करेंगे? जब तक मेरी सांस है, रजनी देवी ने दृढ़ता से कहा। कल उनके सामने हमारी कमजोरी जाहिर नहीं होनी चाहिए। मैं अपने कंगन बेच दूंगी, लेकिन कल खाने की मेज पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि उनकी बेटी यहाँ राज कर रही है। अगले दिन सुबह से ही घर में अफरा तफरी मची हुई थी। रजनी देवी ने अपने आखिरी बचे हुए सोने के कंगन सुबह सुबह सुनार के पास भिजवा दिए और उससे आए पैसों से बेहतरीन पकवान, मेवे और फल मंगवाए। घर को सजाया गया।
पुराने फीके पड़ चुके पर्दों को बदल दिया गया। दोपहर को कृति के पिता मिस्टर खन्ना अपनी बड़ी सी कार से आए। रजनी देवी ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान ओढ़कर उनका स्वागत किया। आइए समधी जी, आइए, बहुत खुशी हुई आप आए। मिस्टर खन्ना खुश मिजाज इंसान थे। वो सोफे पर बैठे और इधर उधर देखा। वाह, हवेली तो आपकी बहुत शानदार है। पुरानी चीज़ों की बात ही कुछ और होती है, उन्होंने कहा। रजनी देवी का दिल धक धक कर रहा था। वो हर पल उस बात का इंतजार कर रही थी कि कब वो कहेंगे कि सुना है आपकी हालत खस्ता है। खाने की मेज पर 56 भोग सजे थे। विहान और रजनी देवी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खाना खाते हुए मिस्टर खन्ना ने अचानक विहान से कहा, बेटा विहान, मैंने सुना है तुम टेक्सटाइल के बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हो। देखो बेटा, मिस्टर खन्ना ने संजीदगी से कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है यूरोप से, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरी फैक्ट्री में अभी कैपेसिटी नहीं है और मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की तलाश थी जो क्वालिटी से समझौता ना करे। कृति बता रही थी कि तुम्हें कपड़ों की बहुत अच्छी परख है और तुम्हारा पुराना नेटवर्क बहुत मजबूत है। रजनी देवी ने कृति की तरफ देखा। कृति चुपचाप खाना परोस रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये ऑर्डर संभालो, मिस्टर खन्ना ने कहा। इसमें इन्वेस्टमेंट मेरी होगी, काम तुम्हारा होगा और प्रॉफिट हम 50-50 बांट लेंगे। ये कोई मदद नहीं है, ये बिजनेस पार्टनरशिप है, क्योंकि मुझे पता है कि शेखावत नाम का बाजार में आज भी सिक्का चलता है। बस उसे सही दिशा की ज़रूरत है। विहान और रजनी देवी सन्न रह गए। वो मदद थी, लेकिन भीख के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान के रूप में। लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे ज़रूरत है? विहान हकलाया। मिस्टर खन्ना हंसे। अरे, ज़रूरत किसे नहीं होती, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। वो तो कृति बता रही थी कि तुम आजकल नए वेंचर की तलाश में हो। उसने कहा, पापा, विहान में बहुत टैलेंट है, बस सही मौके का इंतज़ार है। तो मैंने सोचा घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। रजनी देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से पानी पीने के बहाने चेहरा छुपा लिया। जब मिस्टर खन्ना चले गए तो घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। विहान के कंधे जो कल तक झुके हुए थे, आज उम्मीद से सीधे हो गए थे। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था, वो भी बिना अपनी इज्जत गंवाए। रजनी देवी अपने कमरे में बैठी थी। कृति चाय लेकर आई। माँ जी, चाय। रजनी देवी ने कृति को पास बुलाया। बैठो बहू। कृति बैठ गई। रजनी देवी ने उसकी आंखों में देखा। तूने अपने पिता को सब कुछ बता दिया ना? कृति ने नजरें झुका ली। माँ जी, मैंने कोई शिकायत नहीं की थी, मैंने बस एक समाधान ढूंढने की कोशिश की। तूने क्या कहा उनसे? रजनी देवी ने पूछा। कृति ने धीरे से कहा, मैंने पापा से कहा कि विहान बहुत मेहनती हैं, लेकिन मार्केट की मंदी की वजह से उनका टैलेंट जाया हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन विहान की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने पापा से झूठ बोला कि विहान उनसे मदद मांगने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। मैंने पापा से कहा कि अगर वो कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर आएंगे तो विहान मना नहीं करेंगे और उनकी मदद भी हो जाएगी। कृति ने रजनी देवी का हाथ पकड़ा। माँ जी, मैंने ससुराल की कमजोरी जाहिर नहीं की, मैंने ससुराल की ताकत को सही जगह पहुँचाने का रास्ता बनाया। मायका सिर्फ शिकायत करने की जगह नहीं होती। अगर मायका मजबूत है तो वो ससुराल की नींव को सहारा भी दे सकता है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जब मैं इस घर की बहू बनी तो ये घर मेरा हो गया, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं कैसे देख सकती थी कि ये घर बिखर रहा है? रजनी देवी को वो फ़ोन कॉल याद आया। इनके पास तो, कृति शायद कह रही होगी कि इनके पास तो अनुभव बहुत है, बस मौके की कमी है। रजनी देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वो जैसे घर का बेदी समझ रही थी, वो असल में इस ढहते हुए किले की सबसे मजबूत दीवार निकली थी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि बहू के मायके वाले दुश्मन होते हैं जो ससुराल की बुराई सुनने को बेताब रहते हैं, लेकिन आज कृति ने साबित कर दिया था कि एक समझदार बहू दो परिवारों के बीच खाई नहीं खोदती, बल्कि पुल बनाती है। उन्होंने देखा कि कृति की कलाई सूनी थी। तेरे कंगन कहाँ हैं बहू? रजनी देवी ने पूछा। हालांकि उन्हें जवाब पता था। वो पॉलिश के लिए दिए हैं माँ जी, कृति ने झूठ बोला। रजनी देवी जानती थी कि आज की दावत के खर्च के लिए जो उनके कंगन कम पड़ गए थे, तो कृति ने चुपके से अपने कंगन भी मिलाकर सुनार को भिजवा दिए होंगे ताकि सास की नाक ना कटे। रजनी देवी उठी। उन्होंने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी मखमली डिब्बी निकाली। उसमें खानदानी हीरो का हार था, वो आखिरी चीज़ जो उन्होंने सबसे बुरे वक्त के लिए बचा के रखी थी।
उन्होंने वो हार कृति के गले में पहना दिया। माँ जी, ये क्या? ये इस घर की लक्ष्मी के लिए है, रजनी देवी ने भर्राई आवाज़ में कहा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं डर गई थी कि तू हमारे राज खोल देगी, हमारी गरीबी का मजाक बनाएगी। मैं भूल गई थी बेटी, चाहे वो बहू के रूप में ही क्यों ना हो। कभी अपने पिता या पति का घर उजड़ते नहीं देख सकती। तूने आज ससुराल की बातें जग जाहिर नहीं की, तूने आज ससुराल का मान जग जाहिर किया है। तूने अपने पिता को ये नहीं बताया कि हम गरीब हैं, तूने बताया कि हम स्वाभिमानी हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उस शाम हवेली के पुराने झूमर की रोशनी थोड़ी मध्यम जरूर थी, लेकिन घर के लोगों के चेहरे पर जो सुकून था वो किसी भी दौलत से ज़्यादा चमकदार था। विहान और कृति मिलकर एक नए प्रोजेक्ट की फाइल देख रहे थे और रजनी देवी दूर बैठकर उन्हें निहार रही थी। उनके मन से ये डर हमेशा के लिए निकल गया था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर बहू समझदार हो तो वो मायके को अदालत नहीं बल्कि सहारा बना लेती है। दीवारों का खोखलापन अब नहीं डरा रहा था, क्योंकि घर की नींव अब प्यार और विश्वास से भर गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।